and we will start with parajumbles. Look at the options first. पहले तो ऑप्शन देखें हम. तो ऑप्शन ये समझ में आ रहा है कि सी जो सेंटेंस है उसके दो ऑप्शंस हैं. सी क्या है? ए बी सी डी. थोड़ा सा वक्त लगेगा, भी ठीक हो जाएगा. हाँ, ठीक हो गया. सी है कि द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर्स. हमेशा जो बढ़ रहा है, सदैव बढ़ रहा जो एक्सप्लॉयटेशन है रिवर्स का, नदियों का दोहन है, हैज़ गिवन राइज टू, इसने पैदा किया है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याओं को जन्म दिया है. सी ठीक लग रहा है कि पहला सेंटेंस हो सकता है. आगे अपना पढ़ लेते हैं. या तो ए नहीं तो डी. फर्दर, इसके अलावा एक्सटेंसिव कमर्शियल नेविगेशन ऑफ रिवर्स, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नेविगेशन, उसमें आवाजाही रिवर्स का, हैज़ रिजल्टेड इन, परिणत हुआ है, मच आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल चैनल्स, कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट किया गया है, कृत्रिम मानव निर्मित सुधार किया गया है नेचुरल चैनल्स का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द चैनल्स, चैनल्स की गहराई को बढ़ाना, टू परमिट पैसेज ऑफ लार्ज वेसल्स, ताकि पैसेज या आवागमन बड़े बड़े वेसल्स का, जहाज़ों का संभव बनाया जा सके. चलिए मान लेते हैं सी के बाद डी. तो फिर ए, इन सम केसेस, कुछ केसेस में, द प्रॉब्लम ऑफ द लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम, जो समस्या है लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम, रिवर बॉटम को, नदी के बॉटम को नीचे करने का जो समस्या है, हैज़ कॉज्ड द वाटर टेबल ऑफ द सराउंडिंग एरिया, इसने पैदा किया है कि जो वाटर टेबल है ऑफ द सराउंडिंग एरिया, आसपास की जगहों का, टू ड्रॉप, नीचे गिर गया है, विच हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर, जिसने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है एग्रीकल्चर को. फिर लास्ट में बी, ऑल्सो, ये भी कि अनदर प्रॉब्लम, एक और समस्या, कैनलाइजेशन विद इट्स एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ लॉक्स, जो कैनलाइजेशन है, एक नहर बनाना, विद इट्स एक्सटेंसिव सिस्टम, जिसमें बहुत सिस्टम होते हैं लॉक्स का और नेविगेशन डैम्स का, ऑफन सीरियसली डिसरप्ट, ये अक्सर गंभीर रूप से बाधित करता है रिवरिन इकोसिस्टम को, जो नदियों का जो इकोसिस्टम है उसको. तो एकदम सही लग रहा है कि सी डी ए बी है ना. अगर हम सी ए बी डी करें कि जो एक्सप्लोइटेशन है नदियों का, इसने कई समस्याएं पैदा की हैं. फिर ए, कुछ केसेस में जो प्रॉब्लम है लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम हैज़ कॉज द वाटर टेबल ऑफ द सराउंडिंग एरिया. अब ये जो लिखा है कि कुछ केसेस में जो लोअरिंग ऑफ द रिवर बेड, रिवर बॉटम का नीचा किया जाना, उसकी जो समस्या है, इसने कॉज किया है वाटर टेबल को, सराउंडिंग एरियाज़ के, कि जो जलस्तर है वो नीचे गिरे. ये तभी आएगा जब पहले डी आ जाए, है ना. नहीं सॉरी, कहाँ गया? हाँ, जहाँ लिखा है कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द चैनल्स टू परमिट पैसेज ऑफ लार्जर वेसल्स, पहले ये आ जाए कि एक्सटेंसिव कमर्शियल नेविगेशन नदियों का, इस परिणत ये हुआ है कि आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट किया गया नेचुरल चैनल्स का, जिसमें शामिल है इंक्रीज करना, बढ़ाना गहराई चैनल्स का, टू परमिट पैसेज ऑफ लार्जर वेसल्स, ताकि परमिट कर सके पैसेज, आवागमन को, लार्जर वेसल्स के, बड़े जहाज़ों के. तब डी के बाद ये आएगा कि कुछ केसेस में जो प्रॉब्लम है लोअर करना रिवर बॉटम को और नीचा करना, खोदना, हैज़ कॉज द वाटर टेबल ऑफ द सराउंडिंग एरिया टू ड्रॉप, इसने आसपास के सराउंडिंग एरिया के वाटर टेबल को नीचा कर दिया, विच इज़ एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर, जिसने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है कृषि को. ये सही है. लुक एट द ऑप्शंस. इसमें भी दो ऑप्शन है जो सी से शुरू होते हैं. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. शुभा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स. शुभा का डिड रियली हैव, हाँ सही में, निश्चित रूप से था उसका. देखिए एम्फेटिक यूज़ होता है जब आप इंडेफिनिट टेंसेस में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में कर दें तो उससे एम्फेसिस बढ़ जाता है, उस पर बल बढ़ जाता है. शुभा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, उसका क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स निश्चित रूप से था, घनिष्ठ मित्रों का एक नेटवर्क था और कंपेनियन साथियों का. देवर सारबसी एंड पंगुली, द टू काउज, सरबसी और पंगुली दो गायें थी, लिविंग इन देयर काउ शेड, जो अपने काउ शेड में रहती थी. ठीक है ना.
अब देखिए लिखा है कि दे अंडरस्टूड, दे इवन अंडरस्टूड, दे हैड नेवर। अब दे वे लोग, तो दे वे लोग कौन थे? ये तभी आ सकता है जब पहले क्या हो, किसी की चर्चा आप कर लें, पहले नाउन आए तब उसके बारे में आप दे करके प्रोनाउन कह सकते हैं। यानी सी तो पहला सेंटेंस हो गया, यानी ये पहले ही खारिज हो गया। अब या तो ए या बी पहला होगा। द इवन अंडरस्टूड द प्रेशस मोमेंट्स, वो यहाँ तक कि समझते थे जो प्रेशस मोमेंट या कीमती क्षण होता है बिटवीन देम। एज शी लव्ड एंड कडल्ड देम, जब वो उन्हें प्यार करती थी, कडल करती थी, बाहों में भरती थी, स्कोल्डेड देम, उन्हें डांटती थी, एंड प्लेडेड टू देम, और उनसे विनम्रता कर मतलब निवेदन करती थी। हालांकि ये भी करके, दो दे हैड नेवर एवर हर्ड सुभा अटर, हालांकि दे हैड नेवर एवर हर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुना था सुभा को अटर देयर नेम्स, उनका नाम बुलाते हुए। दे अनफेलिंगली रिकग्नाइज, वे लोग अनफेलिंगली बिना कभी फेल हुए हमेशा रिकग्नाइज कर लेते थे, पहचान लेते थे उसके फुट स्टेप्स को, पदों के कदम की आवाज़ को। एज शी केम इन टू द देयर शेड, जब वो शेड में आती थी। तो पहले ए ही होगा, और तब आप बी कहेंगे, पहले ए होगा, सी के बाद ए होगा, अब सी के बाद ए इसमें है। फिर डी देखते हैं। दे अंडरस्टूड द साइलेंट मेलंकली ट्यून ऑफ अ अनस्पोकन वर्ड्स, वो समझते थे जो साइलेंट, जो चुप, मेलंकली ट्यून, मेलंकलिक मतलब होता है दुख भरा, उदासी भरा, जो ट्यून था उसके अनस्पोकन वर्ड्स का। ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स, उन मोमेंट्स के दौरान, एंड द इंटेंसिटी ऑफ हर एक्सप्रेशंस मोर ईजिली दैन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अदर ह्यूमंस, और इंटेंसिटी ऑफ हर एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस की इंटेंसिटी को समझते थे मोर ईजिली, ज़्यादा आसानी से, देन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अदर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस के स्पोकन लैंग्वेज का जो या बोली हुई भाषा होती है उससे ज़्यादा उसके एक्सप्रेशंस की इंटेंसिटी को समझते थे। फिर सी ए डी लास्ट में बी, दे इवन अंडरस्टूड द प्रेशस मोमेंट्स, वो यहाँ तक कि समझते थे जो प्रेशस मोमेंट होता है बिटवीन देम, उनके बीच। एज शी लव्ड एंड कडल्ड देम, जब वो उन्हें प्रेम करती थी, बाहों में भरती थी, स्कोल्डेड देम एंड प्लेडेड टू देम। सी ए डी बी सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सी के बाद बी आ रहा था कि सुबह के फ्रेंड से 2 गायें थी। फिर बी, दे इवन अंडरस्टूड, वो यहाँ तक कि समझते थे, ये बात आ ही नहीं सकती कि वो यहाँ तक ये भी समझते थे जो प्रेशस मोमेंट होता था। तो ये तभी आएगा ना जब पहले ये वाली बात आ जाए कि वो समझते थे साइलेंट मेलंकली ट्यून ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स, ना बोले हुए शब्दों के मेलंकली ट्यून को समझते थे ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स, है ना। हाँ, दे अंडरस्टूड ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स। ये दोज मोमेंट्स कब होगा? अगर हम करें कि सी के बाद बी करें, सी के बाद बी, फिर डी, फिर ए, पहले तो वो उनके शेड में आएगी, यही होगा पहले। तो सी ए डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है कि ए लास्ट में है, जबकि ए में कह रहा है कि वो उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ को सुन लेते थे, समझ लेते थे कि वो शुभ्रा ही आ रही है, शुभा ही आ रही है। अब इसमें ऑप्शन अगर आप देखें तो 2 ऑप्शन हैं जो बी हैं। द watershed of all studies of the nervous system was an observation made in 1889 by Spanish scientist Santiago Ramon y Cajal. The watershed of all studies of the nervous system. Watershed का मतलब होता है the most important. The watershed या the most important of all studies of the nervous system. Nervous system में जितने आज तक अध्ययन है उसका जो सबसे important वाला स्टडी है was an observation. वो एक ऑब्जर्वेशन था, एक स्टेटमेंट था, मेड, एक वक्तव्य जो दिया गया 1889 में स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो रामोन वाई कैसल द्वारा। अच्छा, बी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, उनका जो हाइपोथेसिस था, उनकी जो सिद्धांत था उसके अनुसार, नाउ नोन एज द न्यूरॉन थ्योरी, जिसको अब न्यूरॉन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ईच नर्व सेल कम्युनिकेट्स, हर नर्व सेल कम्युनिकेट करता है विद अदर्स, दूसरों के साथ, थ्रू कंटिग्विटी, कंटिग्विटी के थ्रू, मतलब एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, रादर देन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं कंटिग्विटी है, ये यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से वो शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ, वहाँ से वो शुरू हुआ,
कंटिन्यूटी नहीं, कंटिग्यूटी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, बी के बाद ए इसमें दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डी, दैट इज, अर्थात कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट बट सेपरेट सेल्स। हाँ, ये ठीक चल रहा है। अर्थात कम्युनिकेशन होता था बिटवीन एडजेसेंट, एक दूसरे के करीब, बट सेपरेट सेल्स, अलग अलग सेल्स के बीच, मस्ट टेक प्लेस, वो कम्युनिकेशन अवश्य होना चाहिए, अक्रॉस द स्पेस एंड बैरियर्स, उस स्पेस और बैरियर के अक्रॉस से आर पार, सेपरेटिंग जो उन्हें सेपरेट करते थे। सो डी हो गया। फिर लास्ट में सी, इट हैज सिंस बीन प्रूव्ड दैट, तब से ये प्रूव किया गया है कि कैजल्स थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, तब से प्रूव किया गया है कि काजल की थ्योरी यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, बट हिज सेंट्रल आइडिया हैज़ रिमेंड एन एक्यूरेट गाइडिंग प्रिंसिपल, पर उनका जो मेन आइडिया है वो रहा है एक एक्यूरेट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल फर्दर स्टडी, आगे की सभी तरह के स्टडी के लिए। तो बी के बाद सी भी हो सकता है, और यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखते हैं पहले। इट हैज सिंस बीन प्रूव्ड दैट कैजल्स थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, but his central idea has remained an accurate guiding principle for all further study. B के बाद अगर हम C करते हैं, फिर D करते हैं, फिर A हो ही नहीं, क्योंकि A के बाद ही क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, और A के बाद D, ये सही है, ठीक है। कि सबसे पहले आप B कह रहे हैं कि वाटर शेड ऑफ ऑल स्टडीज़, नर्वस सिस्टम पे जितने स्टडी जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट अध्ययन था एक ऑब्जर्वेशन जो 1889 में स्पेनिश साइंटिस्ट ने दिया। फिर ए, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, उनके सिद्धांत के अनुसार, जिसको आप न्यूरॉन थ्योरी जानते हैं, नर्व सेल कम्युनिकेट करते हैं अदर्स न्यूरॉन नर्व सेल से थ्रू कंटिग्यूटी, कंटिग्यूटी के थ्रू, कंटिन्यूटी के थ्रू नहीं, कंटिग्यूटी के थ्रू, और उसी को यहाँ समझा रहा है। अर्थात कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एडजेसेंट बट सेपरेट सेल्स मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस द स्पेस एंड बैरियर, वो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस और बैरियर उससे होके होता है जो उन्हें सेपरेट करते हैं। सो बी ए डी सी इज करेक्ट। फिर लास्ट में सी, और तब से इट हैज़ बिन प्रूव्ड कि जो कैजल की थ्योरी है यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, हर जगह सत्य नहीं है, हाँ, लेकिन उनका जो सेंट्रल आइडिया हैज़ रिमेंड एन एक्यूरेट गाइडिंग प्रिंसिपल, वो अभी भी एक बहुत ही सटीक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें रास्ता दिखाता है फॉर ऑल फर्दर स्टडी। कह रहा है दीज काइंड्स ऑफ डैश आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स, दीज काइंड्स ऑफ वेंटिलेटर्स, इस तरह के वेंटिलेटर्स, ये पहला हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन में भी नहीं है। दे यूज़ अ मेथड, वो यूज़ करते हैं एक मेथड कॉल्ड बकल पंपिंग। अब कौन यूज़ करता है ये तो मालूम ही नहीं, ये भी पहला नहीं हो सकता। इट इज़ ट्रू दैट, ये सत्य है कि मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स, बहुत तरह के शार्क्स मस्ट कीप मूविंग, उन्हें मूव करना रहता होता है इन ऑर्डर टू रिसीव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, ताकि वो लाइफ गिविंग ऑक्सीजन प्राप्त कर सके फ्रॉम द वाटर, उस पानी से, पासिंग थ्रू देयर गिल्स, जो उनके गिल से गुजरता है। तो पहले तो ये होगा, सी होगा। अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी, और दूसरी तरह की जो शार्क्स हैं वो सक्षम होती हैं स्टेशनरी या स्थिर रहने में, बिकॉज क्योंकि दे पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर्स, उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ढांचा होता है कॉल्ड स्पाइरकल्स, जिन्हें हम स्पाइरकल्स करते हैं, विच फोर्स वाटर आउट, जो पानी को बाहर की तरफ फोर्स से निकालते हैं थ्रू देयर गिल्स, उनके गिल से होकर। तो सबसे पहले तो सी होगा कि ये सही है कि कई टाइप्स शार्क्स होते हैं जो मस्ट कीप मूविंग, कि उन्हें चलना ही पड़ता रहता है, मूव करना ही रहना पड़ता है, ताकि रिसीव कर सकें वो लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, उस पानी से, पासिंग थ्रू द गिल से, उनके गिल से होकर गुजरता है। पहले सी तो होगा ही। अब इसके बाद क्या होगा कि दे यूज़ अ मेथड कॉल्ड बकल पंपिंग, वो यूज़ करते हैं एक मेथड जिसको हम बकल पंपिंग बोलते हैं। तो सी के बाद बी, सी के बाद या तो डी या सी के बाद ए, these kinds of dash, these kinds of structures कुछ होगा, are known as obligate ram ventilators because they draw water in through their mouths and force it out through their gills, और वो गिल से बाहर भेजते हैं। These kinds of गिल्स कह सकते हैं, these kinds of structures या गिल्स को जाना जाता है obligate ram ventilators के नाम से,
क्योंकि वे वाटर को ड्रॉ करते हैं अपने मुंह से और उनको गिल से बाहर निकालते हैं जोर देकर। सी ए अगर करें फिर बी, और यूज़ करते हैं एक मेथड जिसका नाम है बक्कल पंपिंग, जिसमें वाटर इज पुल्ड इन, पानी खींचा जाता है थ्रू द माउथ, मुंह से। हाँ ये सही है, ए के साथ बी आ रहा है, ये सही है। पहले सी में बताएंगे कि बहुत तरह के शार्क्स हैं जिनको मूव करना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ये दिस काइंड्स ऑफ जो गिल्स, और वो कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो वो उस पानी से जो उनके गिल से होकर गुजरता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर या गिल्स को हम ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर कहते हैं, क्योंकि वो पानी खींचते हैं मुंह से और फोर्स से गिल से निकालते हैं। वो यूज़ करते हैं एक मेथड जिसका नाम बक्कल पंपिंग है, जिसमें पानी मुंह से लिया जाता है और फोर्स करके उसे गिल से बाहर भेजाता है चिक मसल्स के थ्रू। तो एक कोई बी एक्सप्लेन कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, तो सी ए बी ठीक है, लास्ट में डी। और जो दूसरे टाइप के शार्क्स हैं उस दे आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी, स्थिर रहने में सक्षम होते हैं, क्योंकि दे पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर, उनमें स्पेशल ढांचा होता है जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, विच फोर्स वाटर आउट, जो पानी को बाहर निकालते हैं थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स से। लास्ट में डी सही है, सी ए बी डी इज करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं पहले। तो दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो सी से शुरू हो रहे हैं, दो ऑप्शंस हैं जो ए से शुरू होते हैं। ए क्या है? द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया। ब्रिटिश फार्मर्स जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे नील किसानों को इन द एरिया, उस क्षेत्र में। अब कौन सा क्षेत्र ये पता नहीं चला, इसलिए हमें लग रहा है पहला होगा ही नहीं, तो ए वाला तो नॉर्मली कट सा गया, श्योर नहीं पर कट सा गया। पहले सी देखते हैं अब। गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, गांधी जी का जो सत्याग्रह था भारत के इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के लिए, बिगैन शुरू हुआ विद फेमस चंपारण मूवमेंट, उस मशहूर चंपारण आंदोलन से बिहार में। सी लग रहा है पहला है, क्योंकि इसमें जगह वगह बता दिया। फिर सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी, इसलिए गांधी जी विजिट किए मोतिहारी, नहीं ये नहीं होगा। सी के बाद, सी के बाद देखिए ए दोनों जगह चल रहा है, तो सी के बाद ए में आइए। ब्रिटिश जो लोग थे, द ब्रिटिश वो एक्सप्लॉइटिंग, वो दोहन कर रहे थे इंडिगो फार्मर्स का, नील किसानों का, इस क्षेत्र में। ठीक, सी के बाद ए। हाँ उसके बाद क्या हुआ? सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी, इसलिए गांधी जी मोतिहारी गए, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चंपारण, जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, इन 1917 में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। सी ए डी होना चाहिए, तो सी ए डी यही है। फिर लास्ट में बी, ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट, वो उस जिले में रहे, अंटिल द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फार्मर्स, जब तक की जो एक्सप्लोटेशन है फार्मर्स का वो सक्सेसफुली स्टॉप्ड, जब तक उसको सफलतापूर्वक रोक दिया गया तब तक वो रुके रहे जिले में। सो सी ए डी बी इज द राइट आंसर। लेट्स डू इट, आइए क्लोज दिस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग पीरियड्स, सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो पीरियड्स थे, अवधियाँ इन यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपीय इतिहास में, उनमें से एक केम बाय, केम एट, केम थ्रू, केम ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। कम बाय का मतलब होता है हैपन, होना। कम बाय एक फ्रेजल वर्ब है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग पीरियड्स इन यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन इतिहास के अंदर सबसे विनाशकारी पीरियड्स में से एक आया, केम बाय द 14th सेंचुरी। केम बाय मतलब घटित हुआ 14th सेंचुरी, है ना। विद एपिडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग्स, और ये किस तरह से ये विनाशकारी पीरियड्स में से एक था। एपिडेमिक महामारी आया ब्यूबोनिक प्लेग का, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्लेग, जिसे ग्रेट प्लेग कहते हैं। लेटर डब्ड, बाद में इसको बताया गया द ब्लैक डेथ, इसका नाम ब्लैक डेथ रखा गया। एट द टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट पैंडेमिक, जब इसका पहला पैंडेमिक महामारी है उस समय, द ब्यूबोनिक प्लेग वॉज अ टेरिफाइंग डिजीज, ये बहुत ही भयानक बीमारी थी। किलिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, जो अंधाधुंध रूप से मारी, एंड settling, reckoning, keeping, leaving cities and towns devastated in its wake. Killing indiscriminately, ये मारते गया अंधाधुंध रूप से, and settling, reckoning, keeping, leaving cities and towns devastated in its wake. हाँ, leaving मतलब छोड़ना, कर देना, करते हुए। रेकन मतलब पहचानना,
मानना, मान्यता देना। सेटल मतलब बस जाना, या सेटल मतलब झगड़े को निपटाना। लिविंग, और उसने कर दिया शहरों और बड़े शहरों और छोटे शहरों को डिवास्टेटेड, विनाश, नष्ट कर दिया इन इट्स वेक। जब वो गुजरा, इन इट्स वेक का मतलब गुजरने के बाद जो लाइन बनती है उसको, अपने वेक में जाने के बाद। इट अपीयर्ड टू स्प्रेड, ऐसा लगा कि ये फैल रहा था। जस्ट बाई टचिंग, सिर्फ छूने मात्र से। क्लोथ्स को, कपड़ों को, पीपल, लोगों को। हु डिपार्टेड सीम्ड बिकेम केप्ट हेल्दी वन डे माइट बी डेड द नेक्स्ट। एंड पीपल, और ऐसे लोग, हु डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, सीम लगना, बिकेम रहना, बनना, कीप रखना, एंड हु सीम्ड, और जो लगते थे, क्या लगते थे, हु सीम्ड हेल्दी, जो हेल्दी लगते थे, वन डे, एक दिन, माइट बी डेड, वो मृत हो सकते थे, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। फेस्ड विथ सच अ मिस्टीरियस एंड हॉरिफाइंग इलनेस, इस तरह का रहस्यमय और भयानक बीमारी से सामना करते हुए, मेनी बिलीव्ड, कई लोग मानते थे या उनका विचार था, दैट दिस वाज अ डिवाइन, ये एक डिवाइन ऑर्डर था, एकोलेड, ओरेकल, पनिशमेंट। ऑर्डर आदेश, एकोलेड मतलब प्रशंसा, बड़ाई, प्रशंसा किसी की। ओरेकल आई डोंट नो क्या होता है। पनिशमेंट मतलब दंड, तो दंडी था। लेकिन कई लोग मानते थे कि दिस वाज अ डिवाइन पनिशमेंट, एक दैवीय या देवताओं द्वारा दंड था, फॉर देयर सिंस, उनके पापों के लिए। रिसर्चर्स इन हांगकांग, हांगकांग में जो अनुसंधान करता थे, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, डिस्कवर्ड, उन्हें पाया, दैट द डिसीज इज कॉज्ड, ये बीमारी पैदा होती है, बाय द बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया द्वारा जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। मॉडर्न डैश प्रैक्टिसेस, modern cultural, unhygienic, ongoing sanitary practices and medicine have greatly subdued the impact. Modern sanitary practices, sanitary मतलब साफ सफाई, साफ सफाई की जो रीतियां हैं। ongoing मतलब जारी, चल रहा। unhygienic गंदा। cultural सांस्कृतिक। तो कह रहा है कि modern sanitary practices, आज जो साफ सफाई की रीतियां हैं, and medicine दवाई, have greatly subdued, बहुत ज़्यादा इसने कम कर दिया द इम्पैक्ट, प्रभाव, ऑफ द बिबोनिक प्लेग के प्रभाव को, बट हैव नेवर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इट, लेकिन इसको पूरी तरह से कभी एलिमिनेट नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया। नेक्स्ट, द मोस्ट अर्जेंट एरियाज ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट एक्शन आर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो सबसे अर्जेंट, शीघ्रातिशीघ्र इस पे एरियाज ऑफ अटेंशन, जिस पे ध्यान दिया जाए, अटेंशन हो, इमीडिएट एक्शन लिया जाए, वो क्षेत्र हैं न्यूट्रिशन, पोषण का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्षेत्र हैं जिस पे इमीडिएट अटेंशन और इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। हुज वेल बीइंग, बच्चे जिनका वेल बीइंग, जिनकी भलाई, रिफ्लेक्ट्स थिंग्स, एफर्ट्स, ग्रुप्स द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करना, थिंक सोचना, एफर्ट कुछ नहीं, एफर्ट्स नाउन होता है, प्रयास। चिल्ड्रन बच्चे, हुज वेल बीइंग जिनकी भलाई, जिनका वेल बीइंग, रिफ्लेक्ट्स दिखाता है, मिरर करता है, द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, समाज के हेल्थ को, एंड केयरिंग आउटलुक ऑफ द पॉलिटी, और जो वहाँ की राज व्यवस्था है वहाँ का केयरिंग आउटलुक है, यानी देखभाल करना, लोगों की सेवा भाव करने का उनका नज़रिया है, ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। सिंस द कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन आर मेनी, चूँकि जो कारण है मैल न्यूट्रिशन के, बच्चों के कुपोषण के, कई हैं, लाइक जैसे कि एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, फटती हुई जनसंख्या, विस्फोट होती हुई जनसंख्या, है ना। बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह की भावना, पक्षपात की भावना। एडवांस्ड उच्च, न्यूट्रल निष्पक्ष, लॉ मतलब कानून। डैश अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड, बायस है, एक पक्षपात की भावना है खिलाफ फीमेल चाइल्ड के, बेटियों के। वीक एंड सफरिंग मदर्स, कमज़ोर और बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, माताएं हैं। द रेमेडी कॉल्स फॉर, तो जो इसका रेमेडी या उपचार है, कॉल्स फॉर वो मांग करता है, केयर ऑफ द मदर, कि माँ का भी केयर हो, एंड केयर बाय मदर, और केयर की जाए माता द्वारा, ठीक है ना।
डैश एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिगार्डलेस अगेंस्ट इंस्टीड बिसाइड्स इसके अलावा कि क्या किया जाए, एन इफेक्टिव कंट्रोल हो ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसके ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल हो। इसके अलावा सॉल्यूशन या रेमेडी का मांग करता है कि केयर फॉर ऑफ द मदर का ध्यान रखा जाए और केयर बाय मदर द्वारा भी ध्यान रखा जाए, यानी माँ की ध्यान दी जाए और माँ को इस लायक बनाया जाए कि वो बेबी का ध्यान दे। इग्नोरेंस ऑन, जो इग्नोरेंस है ज्ञान का अभाव है, ऑन इस बात कर कि व्हाट फूड शुड बी टेकन, क्या भोजन लिया जाना चाहिए, इज अनदर एडवाइजरी, एक्सप्लेनेटरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। ये एक और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, एक योगदान देने वाला कारक है। एडवाइजरी मतलब सलाहकारी, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन देने वाला, व्याख्या करने वाला, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खिलाफ बात करने वाला, जो उल्टी बात करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। कंट्रीब्यूटरी मतलब योगदान देने वाला। तो कह रहा है कि जो इग्नोरेंस है इस बात पर कि इस बात पर कि व्हाट फूड शुड बी टेकन, क्या भोजन ली जानी चाहिए, इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक और ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, योगदान करने वाला कारक है, दैट रिजल्ट्स इन, जो परिणत होता है इन मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के रूप में, अमॉन्ग वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों में। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स, क्रियान्वयन अनेकों स्कीम्स का, टू फाइट द मिनास सोलेस बैलेंस इम्ब्रेस। मिनास का मतलब होता है कोई अप्रिय अनप्लेजेंट जो पैदा करता हो कष्ट, उसको मिनास बोलते हैं। सोलेस का मतलब होता है जैसे फाइंड सोलेस मतलब उसमें राहत, सोलेस का मतलब राहत या दिलासा, ढांढस, बैलेंस संतुलन, इम्ब्रेस मतलब अपनाना, गले लगाना। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वेरियस स्कीम्स का, कई सारे स्कीम्स का, टू फाइट दी मिनस, ताकि हम इस मिनस से लड़ें, ऑफ मैल न्यूट्रिशन, जो मैल न्यूट्रिशन और अंडर नरिशमेंट का जो मिनस है उससे लड़ें, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रिक्वायर्स। इसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, एंड मॉनिटरिंग बाय हाई पावर्ड बॉडीज़ द्वारा, राइट डाउन टू द विलेज लेवल, ठीक नीचे विलेज लेवल तक मॉनिटरिंग हो इसकी, ये ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल के एब्सेंस में, अब ये प्रिंसिपल क्या है, गलत लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था प्रिंसिपल। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, द वाइस प्रिंसिपल, जो वाइस प्रिंसिपल है, उप प्रधानाध्यापक, डेप्यूट्स फॉर हिम, एक्सचेंजेस फॉर हिम, ऑफिशिएट्स फॉर हिम, रिप्लेसेस फॉर हिम। ऑफिशिएट्स फॉर हिम, ऑफिशिएट करना मतलब किसी का जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको निभाना। तो इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में जो वाइस प्रिंसिपल होता है, ऑफिशिएट्स फॉर हिम, उसके लिए ऑफिशिएट करता है, उसके आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन करता है। डेप्यूट का मतलब होता है किसी को डेप्यूट करना, मतलब अपनी शक्ति दे करके उसको जिम्मेदार करना कि जाओ तुम मेरे लिए ये काम करना। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। ऑफिशिएट किसी की ऑफिशियल ड्यूटी निभाना। रिप्लेस करना मतलब उसको हटा के कोई चीज़ रख देना या उसकी जगह खुद चले जाना। द वर्कर डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज, रेमोन्स्ट्रेटेड, डिसेंटेड, इम्प्लीकेटेड, कन्फ्यूजिंग कैसे होगा, डिसेंटेड अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। डिसेंट का मतलब होता है असहमति जताना। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, है ना। इम्प्लीकेट का मतलब फंसा देना। पुलिस झूठे केसों में लोगों को इम्प्लीकेट कर देती है, फंसा देती है। तो द वर्कर डिसेंटेड अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज, वर्कर जो कामगार था उसने, कामगार लोगों ने असहमति जताई अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज, नए जो लेबर लॉज थे, श्रमिक कानून थे, उनके खिलाफ असहमति जताई, उनसे उन्होंने सहमत नहीं हुए। द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, जितनी ज़्यादा उसने कोशिश की मिस्ट्री सॉल्व करने की, रहस्य को सुलझाने की, द मोर परप्लेक्स्ड, हम्बल्ड, कैलस, कन्फ्यूजिंग ही फेल्ट, उतना ही परप्लेक्स्ड या आश्चर्यचकित या अचंभे उलझन में ही फेल्ट महसूस किया। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, कैलस मतलब होता है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्ठुर, क्रूर,
कंफ्यूजिंग का मतलब होता है जो कंफ्यूज करने वाला हो, जैसे अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला सवाल। तो जितना ज़्यादा ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री सॉल्व करने की, द मोर परप्लेक्स, उतना ही जटिल ही फेल्ट, वो महसूस करता रहा या उलझन में। ही वॉज डैश हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फिनेंशियली, ही वॉज डैश हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फिनेंशियली। देखिए इंडिग्नेंट एट, enchanted by, enamored by, ऐसे कुछ होना चाहिए था। he was indignant, indignant का मतलब होता है कि जब आप बेइज्जत महसूस करते हैं तो जो फीलिंग आती है उसको indignant बोलते हैं। तो he was indignant at, वो indignant था, मतलब अपमानित था, at his brother's refusal, जब उसके भाई ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, to help him, उसको हेल्प करने से, फिनेंशियली वित्तीय रूप से, पैसा देने से जब मना कर दिया। तो इंडाइट का मतलब होता है किसी पर, किसी को कहना कि हाँ भाई इसी ने किया है, मतलब उस पर आरोप लगाना, या कोर्ट इंडाइट करता है, कोर्ट कह देता है हाँ भाई ये आदमी दोषी है, इसने क्राइम किया है। इंचैंट का मतलब मोह लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना। इनेमर्ड का मतलब होता है मोह लेना, मंत्रमुग्ध कर देना। हैव यू डैश विद द डिफिकल्टीज यू माइट हैव टू फेस, हैव यू कंसीडर्ड, हैव यू रेकन्ड, हैव यू डिस्कस्ड, हैव यू पॉन्डर्ड। कंसीडर मतलब विचार करना, रेकन मतलब पहचानना, डिस्कस मतलब डिस्कस करना, पॉन्डर मतलब उस पर विचार करना। हैव यू रेकन्ड विथ, रेकन विथ का मतलब होता है इस बात को समझ लेना कि हाँ भाई कठिनाई तो होगा ही, अब क्या करें, उसके साथ एडजस्ट करना। सो हैव यू रेकन्ड विद द डिफिकल्टीज यू माइट हैव टू फेस, क्या आपने जान लिया है कठिनाइयों को, यू माइट हैव टू फेस, जो आपको फेस करना पड़ सकता है। ऑल इज काम नाउ, सब कुछ शांत है अब। डैश द हार्ट ऑफ पेरिस, इन द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन, इन द हार्ट ऑफ पेरिस, पेरिस शहर का जो मध्य हिस्सा है, हार्ट है, वहाँ पे सब शांत है, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी, पुलिस वाले ने रोका मुझे। डैश लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी, पुलिसमैन ने रोका मुझे, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, और या, लेकिन, बट, लेट मी गो, जाने दिया मुझे, आफ्टर आई शोड हिम, जब मैंने उसे दिखाया, माई पास, मेरा पास, तो जाने दिया। द मैजिक फाउंटेन, देखो कैपिटल से लिखा है, यानी कोई प्रॉपर नाउन है। द मैजिक फाउंटेन इज रिनाउंड, वो मशहूर है, फॉर इट्स स्पेक्टेकुलर लाइट एंड म्यूजिक शोज, देयर हिज, इट्स ये होगा ना, क्योंकि भाई मैजिकल फाउंटेन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, एक जगह का नाम है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इसका के लिए इट्स होगा। इसका मतलब होता है इट इज़ या इट हैज़, ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। सिंपल तो है पर बहुत लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। जो मैजिक फाउंटेन है, रिनाउंड है, मशहूर है, फॉर इट्स स्पेक्टेकुलर लाइट एंड म्यूजिक शो, इसका जो बहुत ज़बरदस्त लाइट और म्यूजिक शो होता है इसके लिए। सिंस सितंबर से एटलीस्ट 25 पीपल हैव डाइड, कम से कम 25 लोग हैव डाइड, मर गए हैं, एंड थाउजेंड्स हैव बीन मेड होमलेस, और हज़ारों हैव बीन मेड, कर दिए गए हैं, होमलेस, बेघर। एवरी स्टेट एंड टेरिटोरी इन ऑस्ट्रेलिया, हर राज्य और हर क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, हैज एक्सपीरियंस्ड, उसने अनुभव किया है, फायर्स, आग का, मतलब वहाँ आग लगी है, दिस समर, इस समर में, इस ग्रीष्म ऋतु में। बट द बिगेस्ट फायर्स बर्न अलॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ द ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े आग हैं, जो आग लगी है, बर्न, वो जल रहे हैं, अलॉन्ग स्ट्रेचेज, वो जो हिस्सा, स्ट्रेच मतलब हिस्सा है, ऑफ द ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, जो पूर्वी और दक्षिणी जो तट है, उस तट के हिस्से पर सबसे बड़े आग लगे हुए हैं। वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स, जहाँ अधिकांश पॉपुलेशन रहती है। दिस इंक्लूड, जिसमें शामिल है, एरियाज, ऐसे क्षेत्र, अराउंड सिडनी, सिडनी के आसपास का क्षेत्र, एडिलेड के आसपास का क्षेत्र, मोर देन 6.3 मिलियन हेक्टेयर्स,
6.3 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा यानी 63,000 स्क्वायर किलोमीटर और 15.6 मिलियन एकड़ से भी ज़्यादा हैव बीन बर्न्ड, जल गया है सो फार अब तक। 1 हेक्टेयर इज़ रफली, 1 हेक्टेयर जो होता है रफली लगभग द साइज ऑफ अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के बराबर होता है। टू पुट दैट इन परस्पेक्टिव, टू पुट दैट इन परस्पेक्टिव का मतलब होता है अगर इसको समझाने के लिए या क्या है कितना है इसको एक्सप्लेन या बेहतर समझाने के लिए, अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स वर इनगल्फ, लगभग 8 लाख हेक्टेयर जो है निगल लिया गया इन अ बुश फायर, एक जंगल की आग में इन 2018 में इन कैलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे हैज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बुश फायर्स, सॉरी कैलिफोर्निया यहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा एक्सपीरियंस किया, वहाँ हमेशा होता रहा है बुश फायर्स, जंगल में आग लगते रहे हैं। इट हैज़ ए फायर सीजन, वहाँ तो एक फायर सीजन है कि वहाँ आग लगी होती है गर्मी में। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल दे आर अ लॉट वर्स, इस साल वो बहुत ज़्यादा और भी ख़राब हैं दैन नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उसकी अपेक्षा। फायर्स आर यूजली कॉज्ड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स, और ये जो आग हैं आमतौर पे होते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, बिजली का जो आपात होता है उसकी वजह से, और एक्सीडेंटली हो जाता है बाई ए स्पार्क द्वारा। बट सम फायर्स आर ऑल्सो स्टार्टेड डिलिबरेटली, लेकिन कुछ फायर्स जो हैं जानबूझ के स्टार्ट किया जाता है डिलिबरेटली। दिस ईयर, इस साल, अ नेचुरल वेदर फिनोमिनन, एक जो प्राकृतिक वेदर है का एक प्रक्रिया, मौसम प्रक्रिया, नोन एज, जिसे जाना जाता है द इंडियन ओशन डाइपोल, हैज़ मेंट, उसका ये अर्थ रहा है, उसका अर्थ ये रहा है कि हॉट, गर्म, ड्राई स्पेल, सूखा हुआ स्पेल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में रहेगा। दिस ईयर, इस साल, ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस सेट अ न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार सेट किया अ न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड, नया टेम्परेचर रिकॉर्ड। एन एवरेज मैक्सिमम, जो एवरेज मैक्सिमम था ऑफ 49 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड ऑन 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को, दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट, और ये आया है ऑन टॉप ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट, एक बहुत लंबा पीरियड था सूखा का जब बारिश नहीं थी, उसके बाद इतना टेम्परेचर आया। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्न्ड, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत लंबे समय से चिताया है दैट दिस हॉटर ड्रायर क्लाइमेट, ये और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म सूखा क्लाइमेट विल कंट्रीब्यूट टू फायर्स, ये योगदान देगा फायर्स में और आग लगेगी, बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट, और कंट्रीब्यूट करेगा कि जो फायर्स हैं बिकमिंग, वो आग हो जाएंगे और फ्रिक्वेंट, ज़्यादा लगने लगेंगे, एंड मोर इंटेंस होंगे और आग और तीव्रतर होगा। The more extreme weather patterns and higher temperatures increase the risk of bushfires. More extreme weather patterns, जो इतना extreme weather pattern है, बहुत गर्मी, बहुत इस तरह का, and higher temperatures जो हैं increase, और higher temperature में जो बढ़ोतरी है, higher temperature जो है increase कर देता है, बढ़ा देता है क्या, the risk of bushfires के risk को, and allow them to spread, allow करता है उन्हें कि वो फैलें फास्टर एंड वाइडर, ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में। फायर फाइटर्स आर स्प्रेइंग वाटर एंड फायर रिटार्डेंट, फायर फाइटर्स लोग स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं पानी का, और फायर रिटार्डेंट, आग को जो लगने से धीमा करता है उसको छिड़क रहे हैं फ्रॉम प्लेन से एंड हेलीकॉप्टर से, एज वेल एज फ्रॉम द ग्राउंड से भी। बट फाइटिंग बुश फायर्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन जंगल की आग से लड़ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, एंड ऑफन अथॉरिटीज़ हैव टू फोकस, और अक्सर अथॉरिटीज़ फोकस करना पड़ता है ऑन जस्ट स्टॉपिंग दी स्प्रेड, कि सिर्फ वो रोक दें स्प्रेड, फैलाव को, रादर दैन पुटिंग द फायर आउट, बजाय इसके कि आग बुझा दें। द स्प्रेड कैन फॉर इंस्टेंस बी बेस्ट कंटेंट, जो स्प्रेड है, आग का फैलाव है, उसको उदाहरण के लिए कैन बी बेस्ट कंटेंट, सबसे अच्छे तरीके से रोका जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, बाय डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज, खोद करके अर्थ बाउंड्रीज, कि पृथ्वी को मतलब ज़मीन खोद दिया जाए और बाउंड्री हो जाए, टू स्टॉप द फ्लेम्स, ताकि रोका जा सके लपटों को फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से। द प्रायोरिटी इज सेविंग लाइव्स, जो प्राथमिकता है वो है जीवन बचाना। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स, पेशेवर जो फायर फाइटर्स हैं, अग्नि से लड़ने वाले, आर द फर्स्ट इन लाइन, वो पहले व्यक्ति होते हैं टू बैटल, जो लड़ते हैं द फ्लेम्स, लपटों से, बट दे आर आउट नंबर्ड, लेकिन वो आउट नंबर हो जाते हैं, उनकी संख्या कम पड़ जाती है, बाय द थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, हज़ारों वॉलंटियर्स और हज़ारों वॉलंटियर्स आ जाते हैं। 3 of them have died, उनमें से 3 मर गए हैं। देयर इज़ ऑल्सो हेल्प कमिंग,
हेल्प है जो आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, जैसे कि द यूएस से, कनाडा से एंड न्यूजीलैंड से, हैव सेंट फायर फाइटर्स, उन्होंने फायर फाइटर्स भेजे हैं टू हेल्प, सहायता करने के लिए। ऑस्ट्रेलियाज पुलिस, मिलिट्री एंड नेवी, ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस है, मिलिट्री और नेवी है, आर इन्वॉल्व्ड, वो शामिल है इन रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन एफर्ट्स, बचाव और खाली कराने के प्रयासों में। वाइल पीपल कैन फ्ली, जबकि लोग भाग सकते हैं द फायर्स, आग से, एंड आर बीइंग इवैक्यूएटेड, उन्हें खाली किया जा रहा है, इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़ रही है। द फ्लेम्स आर डेवास्टेटिंग, जो ये लपटें हैं डिवास्टेट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को, इन दी अफेक्टेड एरियाज, प्रभावित क्षेत्रों में। वन स्टडी एस्टिमेटेड, एक स्टडी ने अनुमान लगाया दैट 500 million एनिमल्स, कि 500 million मतलब 50 करोड़ एनिमल्स हैव डाइड, मर गए हैं, इन न्यू साउथ वेल्स अलोन, अकेले न्यू साउथ वेल्स वाले एरिया में। जू कीपर्स टेक एनिमल्स होम, जू कीपर्स जो होते हैं, जो चिड़ियाघर में रहते हैं, वो वहाँ के लोग, दे टेक एनिमल्स होम, वो घर ले जाते हैं एनिमल्स को, टू सेव देम, बचाने के लिए उन्हें, फ्रॉम फायर, आग से। बट द फायर्स डोंट ओनली किल एनिमल्स, लेकिन फायर्स ना केवल एनिमल्स को मार देते हैं डायरेक्टली सीधे, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द हैबिटेट, बल्कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है आग उनके हैबिटेट या पर्यावास को, जो उनका नेचुरल रहने की जगह है उसको। लिविंग द सर्वाइवर्स वल्नरेबल, इस तरह कर देते हैं वो सर्वाइवर्स या बचे हुए जानवरों को वल्नरेबल, कमज़ोर, दुर्बल कर देते हैं। इवन व्हेन, यदि तब भी, जबकि फायर्स हैव गॉन, आग जब चले जाए होते हैं, क्योंकि उनके रहने की उनकी कोई जगह नहीं बचती है। सो द ट्रू स्केल ऑफ लॉस, इसलिए जो सही में जो ट्रू स्केल ऑफ लॉस है, कितना हानि होता है, उसका जो मापदंड है, इजंट येट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं मोर देन 1 लाख काउज एंड शीप, 1 लाख से ज़्यादा काउज और भेड़ मे ऑल्सो हैव बिन लॉस्ट, वो भी खो दिए गए होंगे, विच इज़ डिवेस्टेटिंग फॉर फार्मर्स, जो किसानों के लिए बड़ा विनाशकारी है। ईच स्टेट रन्स इट्स ओन इमरजेंसी ऑपरेशन, हर राज्य चलाता है अपना खुद का इमरजेंसी ऑपरेशन। बट प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैज़ प्रॉमिस्ड बेटर फंडिंग, उन्होंने बेटर फंडिंग का वादा किया है फॉर फायर फाइटिंग के लिए, एंड पे आउट्स फॉर वॉल्टियर फायर फाइटर्स, और जो बेहतर पे आउट्स होते हैं वेतन वॉल्टियर फायर फाइटर्स के लिए, एंड एन एडिशनल, और एक अतिरिक्त $2 billion, $4 billion, £1 billion फॉर द रिकवरी, इतना रिकवरी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है। बट द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ कम अंडर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, लेकिन वहाँ की केंद्रीय सरकार हैज़ कम अंडर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, बहुत इसकी निंदा हुई है, फ्रॉम इट्स ओपोनेंट्स, इसके विपक्षी दलों से, दैट क्यों कि इट हैज़ नॉट बीन डूइंग एनफ, ये नहीं कर रही है पर्याप्त, अगेंस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स, कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कर रही है। बट अंडर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इट हैज़ कमिटेड, लेकिन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत इसने प्रतिबद्धता जोड़ाई है टू रिड्यूस टारगेट्स, तो टारगेट्स को रिड्यूस करेगा, पता नहीं क्या कह दिया। इसका कहने का अर्थ ये है कि भले ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत कहा है कि वो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को कम करेगा, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन है उसके लिए पर्याप्त नहीं कर रहा है ये, ऐसा विपक्षी दल उस पर, केंद्रीय सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू बुश फायर, ये बात सही है। द वॉल्टियर्स जो है आउट नंबर करते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं द प्रोफेशनल फायर फाइटर्स से ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स, ये कहीं नहीं लिखा गया है। जू कीपर्स टेक एनिमल्स होम टू सेव देम फ्रॉम फायर, ये भी सही है। ये नहीं लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा है सबसे ज़्यादा है, कहीं नहीं लिखा गया है। वेयर डिड द बिगेस्ट फायर्स बर्न इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा जो बड़े फायर्स हैं वो कहाँ जल रहे हैं? तो ईस्टर्न और सदर्न कोस्ट पे, इसके अलोंग द ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, यही है। द ओपोजिशन इन ऑस्ट्रेलिया, जो विपक्ष है ऑस्ट्रेलिया में, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को, फॉर किस लिए? नॉट फाइटिंग द बुश फायर, कि वो बुश फायर से नहीं लड़ रही, इसके लिए नहीं। नॉट अलॉटिंग इनफ फंड्स फॉर फायर फाइटिंग, ये भी नहीं। फॉर नॉट डूइंग इनफ अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, नॉट गिविंग इनफ कंपनसेशन टू द डिसीज्ड, ये कि वो इनफ नहीं कर रही है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसी की वजह से इतनी आग लग रही है।
अथॉरिटीज़ हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड। अथॉरिटीज़ को सिर्फ फोकस करना होता है स्टॉप करने पर, रोकने पे फैलाव को आग के, rather देन पुटिंग द फायर आउट, बजाय इसके कि बुझाने पर। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है कि द अथॉरिटीज़ वांट, वो चाहते हैं ओनली टू स्लो डाउन, केवल धीमा करना चाहते हैं द स्प्रेड ऑफ फायर, आग के फैलाव को। वांट टू पुट द फायर्स वंस एंड फॉर ऑल, वांट टू पुट आउट द फायर्स, वो चाहते हैं बुझाना आग को हमेशा के लिए, नहीं। डू नॉट वांट टू पुट द फायर्स आउट, वो आग नहीं बुझाना चाहते। वांट टू स्टॉप द फायर, फायर को रोकना चाहते हैं फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से फर्स्ट पहले, एंड देन पुट देम आउट, फिर बुझाना चाहते हैं, ये भी सही है, यही इसका मतलब है। सम फायर्स आर ऑल्सो स्टार्टेड डिलिबरेटली, कुछ आग तो जानबूझ के शुरू किए जाते हैं। डिलिबरेटली हियर मीन्स, डिलिबरेटली का मतलब क्या है, जानबूझकर, तो पर्पजली। एक्सीडेंटली मतलब दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश। अननोइंगली अज्ञाने में, अनजाने में। इनएडवर्टेंटली मतलब ना अनजाने में, जानबूझ कर नहीं, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ द फायर कैन बी कंटेन्ड, आग का फैलाव रोका जा सकता है इफेक्टिवली, असरकारी ढंग से, बाय स्प्रेइंग द फॉरेस्ट विथ वाटर, अगर हम छिड़कें जंगलों को पानी से। डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज, यही सही है, इससे इफेक्टिवली हम लड़ सकते हैं। द पैसेज इज मेनली अबाउट, ये पैसेज मेनली है किस चीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल विद बुश फायर, जो ऑस्ट्रेलिया का संघर्ष है बुश फायर के साथ, उसके बारे में। द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू बुश फायर, हाउ द बुश फायर अकर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ, कैसे बुश फायर हुआ ऑस्ट्रेलिया में। द गवर्नमेंट्स रोल क्या है डीलिंग विद द बुश फायर, ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रगल है बुश फायर से, किस तरह ऑस्ट्रेलिया जूझता है बुश फायर से, इसके बारे में ये पैसेज, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ये पैसेज से अर्थ निकाला जा सकता है दैट दिस ईयर्स फायर, इस साल का जो आग है इन ऑस्ट्रेलिया में, इज मोस्टली अ रिजल्ट, ये मुख्यतः रिजल्ट है, परिणाम है ऑफ अ लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली के आपात से, और डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझ के प्रयास, टू पुट द फॉरेस्ट ऑन फायर, जंगल में आग लगाना, एन एक्सीडेंटल स्पार्क इन द जंगल, रिजल्ट ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट एंड ड्राई स्पेल, ये परिणाम है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत ही ज़्यादा गर्म और ड्राई स्पेल की वजह से ऐसा हुआ है, लिखा भी हुआ है इसमें। इंडियन ओशन डाइपोल नाम का एक फिनोमिनन है, वेदर फिनोमिनन, जिसकी वजह से हो रहा है, ड्राई स्पेल है। व्हाट इज़ द लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, क्या है लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, दैट द बुश फायर्स हैव कॉज्ड, जिसको जंगल के आगों ने किया है, टू द वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ को जिसने लॉन्ग लास्टिंग डैमेज किया, वो क्या किया है। द फायर्स हैव नॉट ओनली किल्ड एनिमल्स, ये फायर्स ना केवल एनिमल्स को मार दिए डायरेक्टली, बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट, यही सही है। मेनी एनिमल्स द जू हैव बीन किल्ड, नहीं, 500 million एनिमल्स हैव डायड, मोर देन 1 लाख काउज एंड शीप मे हैव लॉस्ट, नहीं। जो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज है जो बुश फायर हैव कॉज टू द वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ के वन्य जीवों के लिए किए हैं, वो ये कि द फायर्स हैव नॉट ओनली किल्ड, फायर्स ने मारा है ना केवल एनिमल्स को डायरेक्टली, बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय कर दिया उनके हैबिटेट या नेचुरल जो उनका रहने का जगह है, पर्यावास, उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित कंट्रीज में से कौन सा हैज़ नॉट सेंट, उसने नहीं भेजा है हेल्प फॉर फायर फाइटिंग। यूएस ने कनाडा में भेजा है, न्यूजीलैंड ने भेजा है, चाइना ने नहीं भेजा है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, रिवेंज, रिवेंज जो होता है ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, बदला या बदला लेना। तो रिवेंज से कौन सा मैच करेगा भाई, रिटालिएट है ना, रिटालिएट मतलब बदले की कार्रवाई करना, बदले की कार्रवाई करना। फेन का मतलब होता है बहाना, बहाना करना, नाटक करना, तो इसका हो जाएगा डिफ्रॉड। ये भी जो है ठगना, धोखा देना। बैफल, बैफल मतलब उलझा देना, उलझा देना। परप्लेक्स,
इसका मतलब ये क्या होता है, उलझा देना। लिबरेट, लिबरेट मतलब मुक्त करना। इमेंसिपेशन, हालांकि ये नाउन है, मुक्ति। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट करना मतलब भांपना, प्रत्याशा करना। तो एंटिसिपेट का हो जाएगा, सॉरी फेन का मैंने क्या कर दिया, डिफ्रॉड कैसे कर दिया, ठगना नहीं होगा ना, प्रिटेंड हो जाएगा, ये क्या उल्टा कर दिया मैंने। फेन का तो ये हो जाएगा प्रिटेंड, बहाना करना। एंटिसिपेट प्रत्याशा करना, एंटिसिपेट का होप, आशा करना। हुडविंग मतलब हाँ इसका डिफ्रॉड हो जाएगा, ठगना, धोखा देना। हेराल्ड मतलब शुरू करना, कोई चीज का प्रतीक होना, शुरू होना। मैसेंजर सही नहीं है हेराल्ड का, है ना। हेराल्ड मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत का प्रतीक होना। पेरिल मतलब खतरा, जियोपार्डी मतलब जोखिम, पेरिल मतलब खतरा या जोखिम। हर्डल मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। बोल्स्टर मजबूत करना, स्ट्रेंथन मजबूत करना। So that's it for today. आज के लिए इतना ही। I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.